हाँ जी। क्या पढ़ा था लास्ट टॉपिक? आगे उसी में लिखो अफगानिस्तान। नेक्स्ट हेडिंग, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज नोन फॉर अफगानिस्तान इज नोन फॉर ओपियम बोला जाता है ना, अफीम। इज नोन फॉर ओपियम प्रोडक्शन। अफगानिस्तान अफगानिस्तान अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन करता है। नेक्स्ट, एक कॉरिडोर है जिसका नाम है वाखन, WAKHAN, WAKHAN, वाखन। वाखन कॉरिडोर शेयर बॉर्डर विद इंडिया। शेयर बॉर्डर विद इंडिया। वाखन कॉरिडोर भारत के साथ सीमा साझा करता है। वाखन कॉरिडोर भारत के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, वाखन कॉरिडोर किसके साथ सीमा साझा करता है? इंडिया के साथ। अगले पॉइंट में लिखो, काबुल रिवर इज मेजर रिवर। काबुल रिवर इज मेजर रिवर which flow in Afghanistan and Pakistan. Which flow in Afghanistan and Pakistan. काबुल मुख्य नदी है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहती है काबुल नदी। नेक्स्ट, नया हेडिंग डालो अब आप, चाइना। चाइना अगर हम एशियन कंट्रीज की बात करेंगे तो चाइना को एक पावरफुल कंट्री माना जाता है। इसके पीछे कारण है क्योंकि चीन के पास एक बड़ी सेना है और दूसरा, चीन के साथ लगभग ऐसा माना जाता है 15 से 16 देशों के साथ विवाद चल रहा है, कहीं ना कहीं आइलैंड को लेकर, किसी न किसी प्लेट्यू को लेकर, मतलब कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चल ही रहा है। मैंने हो सकता है आपको ओशियन वाले टॉपिक में एक पॉइंट और बताया हो साउथ चाइना सी के बारे में, कि वहां चाइना अपना पूरी तरह से इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है और इसके पीछे उद्देश्य ये है, पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा व्यापार होता है वो दो जगह से होता है। या तो व्यापार होता है इंडियन ओशियन टू मेडिटेरेनियन ओशियन, रेड सी से होते हुए हिंद महासागर, लाल सागर, उसके बाद स्वेज कैनाल और फिर भूमध्य सागर और यूरोप की तरफ। या फिर व्यापार होता है इंडियन ओशियन में एक स्ट्रेट पड़ता है जिसका नाम है मलक्का स्ट्रेट, और मलक्का स्ट्रेट इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन के साथ कनेक्ट करता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट टाइम में व्यापार चल रहा है वो मलक्का स्ट्रेट से होकर चल रहा है, मतलब इंडियन ओशियन टू मलक्का स्ट्रेट, उसके बाद में फिर पैसिफिक ओशियन मतलब साउथ चाइना सी। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी उसने इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रखा है। मैंने आपको बताया होगा 9 डैश लाइन, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर वो चाइना ये क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी तो हमारा है, ये हम पूरी तरह से इस पर हमारा अधिकार है। वहां पे कुछ आइलैंड्स हैं जिनमें आपने एक आइलैंड का नाम सुना होगा, स्प्रेटली आइलैंड, सुना है नाम? स्प्रेटली आइलैंड को लेकर सबसे ज्यादा विवाद बना है। तो वहां कई सारे आइलैंड हैं जिनको लेकर के आसपास के कंट्री विवाद में रहते ही रहते हैं। अपने इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में मैंने पहले चैप्टर में बताया था,
अक्साई चीन के बारे में। अक्साई चीन 1962 में चाइना ने अधिकार कर ही रखा है। कहीं ना कहीं चाइना की नजर जो है वो इंडियन ओशियन पर टिकी हुई है कि पूरे के पूरे इंडियन ओशियन में मिनरल्स रिजर्व पाए जाते हैं। और एक नाम आपने सुना होगा, पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स। पोटैटो शेप में होते हैं, लगभग ऐसे बाउल्डर्स होते हैं, पत्थर टाइप में होता है, और इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यूएबल होता है क्योंकि उसमें सारे मेटल्स होते हैं। पॉलीमेटल का नाम से आपको समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स का एक्सट्रैक्शन करना, पेट्रोलियम रिजर्व जो है उनको यूटिलाइज करना, तो चाइना चारों तरफ पैर फैलाए हुए। वैसे अगर हम बात करेंगे पूरे विश्व में, अगर हम बात करेंगे फ्रूट्स की, वेजिटेबल की, व्हीट की, राइस की, इन सब के प्रोडक्शन में चाइना का वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट रैंक है। लिखो इस बात को। मेजर कंट्री ऑफ एशिया, मेजर कंट्री ऑफ एशिया, एशिया का एक मुख्य देश है, एशिया का एक मुख्य देश है। नेक्स्ट लिखो, इसी में पॉइंट्स लिखो, कुछ लिखो। गोल्ड, गोल्ड, कॉमा, कोल, सोना, कोयला। नेक्स्ट, आयरन ओर, आयरन ओर, लौह अयस्क, मैग्नीज, आयरन ओर, मैग्नीज, जिप्सम, माइका, जिप्सम, माइका। नेक्स्ट लिखो, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, टी, चाय, चाय लिख दिया। कॉटन में तो भी इंडिया हो गया, चाइना नहीं है। ये जो नाम लिखा है इन सब में चाइना का फर्स्ट रैंक है। हाँ, राइस, राइस और व्हीट, धान और गेहूं, इन सभी वस्तुओं के उत्पादन में चीन का पूरे विश्व में प्रथम स्थान है। चीन का पूरे विश्व में फर्स्ट रैंक है चाइना का, आराम से। नेक्स्ट, अगले पॉइंट में लिखो, गोबी डेजर्ट, गोबी, GOBI, नॉट गोभी। और सब्जी वाली होती है वो क्या होती है, गोभी या गोभी? वो GOBHI है। लिखो, गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट कहां पर है? चाइना में है, चाइना और मंगोलिया में। नेक्स्ट, एक और पॉइंट लिखो इसी में। एक रिवर है यहां की जिसका नाम है यांगसी रिवर, ये है यांगसी, यांगसी रिवर। लिखो इसमें, ओरिजिनेट फ्रॉम जारी हिल, JARI, ओरिजिनेट फ्रॉम जारी हिल, JARI, जारी हिल, एंड ड्रेनेज इनटू ईस्ट चाइना सी। ड्रेनेज इनटू ईस्ट चाइना सी। यह जारी पहाड़ी से निकलती है, जारी पहाड़ी से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में गिरती है, पूर्वी चीन सागर में गिरती है। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, एशिया की सबसे लंबी नदी है,
एशिया की सबसे लंबी नदी है? कल क्लास लगवा ले, सैटरडे है ना कल, तो आज इसको फिनिश कर देते हैं और कल सैटरडे में 2 या 3 घंटे की क्लास लगवा लेंगे। सोलर सिस्टम पूरा एक ही क्लास में हो जाएगा फिर, है ना। उसके बाद में फिर आपका वो रह जाएगा डैम और ट्रांसपोर्ट जो है। तो मोस्ट प्रोबेबली कोशिश ये करेंगे कि लगभग 3 या 4 क्लास में आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। हॉल ट्रांसफर हो रहा है कहीं, कहां पे? अभी अरेंज नहीं हो पा रहा है। आजादपुर, पता नहीं, सिविल लाइन की भी बोल रहे थे। एनएसपी, चलो जहां पे भी बेटर होगा, यहां पे तो चलने देंगे नहीं क्योंकि रोज कोई ना कोई आगे खड़ा हो जाता है। लिखो, क्या लिखा लास्ट? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, एशिया की सबसे लंबी नदी है। और लिखो इसमें, कैसे परेशान है तू? क्या आगे आजा, पूरी सीट खाली पड़ी हुई है। सीधे चला, सीधे इधर, अब जगह मिल गई तुझे। बिजिएस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, बिजिएस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे व्यस्त नदी है, विश्व की सबसे व्यस्त नदी है। एंड ट्रांसपोर्ट प्लास्टिक, ट्रांसपोर्ट नहीं डिपोजिट लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसपोर्ट प्लास्टिक इन द पैसिफिक ओशियन, यह प्रशांत महासागर में प्लास्टिक के प्रदूषकों को लेकर जाती है, प्लास्टिक के प्रदूषकों को लेकर जाती है। महासागरों में प्लास्टिक डालना चाहिए? समस्या इस बात की, लेकर कहां जाओगे उसे? भाई मैंने एक दिन और शायद आपको बताया होगा ई वेस्ट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि कोई भी ब्रांड सही इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो हर 1 साल बाद या 2 साल बाद वो अपग्रेड कर लेते हैं। तो जो उनके ओल्ड वर्जन पड़े हुए हैं वो कहां जाएंगे फिर? जैसे नोकिया 1100 उस टाइम पे चलता था, एक चलता था 6600, भौकाल था उस टाइम पे उस फोन का। अब आजकल ये फोल्ड वाले चल रहे हैं, या फिर आप एआई टेक्नोलॉजी पे आना शुरू हो गए। सैमसंग ने एआई वाला निकाल दिया ना, अब वो पुराने वाले कहां गए? तो समस्या ये सरकार के सामने कि उनको कहां लेके जाए। सिमिलरली प्लास्टिक जो है पॉलीमर का बना हुआ होता है, कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है जिसको रिसाइकल कर दिया जाता है, कुछ होता है सिंगल यूज वाला प्लास्टिक। अब उसको कहां ले जाया जाए? तो कहीं ना कहीं ये समस्या तो है। शुरुआत में लोगों ने कहा कि भाई समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, समुद्र में डाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन उसका जो, जैसे ये नदी है, ये नदी जब समुद्र में प्लास्टिक के पैचेस बना दिए इसने जगह जगह, मतलब टापू से बना दिए हैं। अब होता क्या है, उनको माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब क्यों हम ये बोलेंगे, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो है, उस प्लास्टिक को खा लेते हैं। वो उनकी बॉडी में चला गया। एक्चुअल में पानी में पहुंचने के बाद एक लंबे टाइम के बाद प्लास्टिक जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे माइक्रोप्लास्टिक बोला जाता है। और सबसे खतरनाक होता है माइक्रोप्लास्टिक, वो चला जा, जैसे मान के चलो मछलियों के अंदर चला गया, वो उनकी बॉडी में पड़ा रहेगा। कहीं ना कहीं फिर उस मछलियों को जो सी फूड खाने का शौक रखते हैं, वो उनकी बॉडी में चला जाएगा, तो या तो कैंसर पैदा कर देगा या ऑर्गन्स का डिके करना शुरू कर देगा। मतलब मेरा कहने का यह कि वो प्लास्टिक कहीं ना कहीं फूड चेन में एंटर कर रहा है, और इक्वाटिक फूड चेन से वो ह्यूमन की भी फूड चेन में आ जाता है। अब कहां लेकर जाओगे? दूसरी बात, क्या समुद्री जीव मरने से हमारा कोई नुकसान नहीं है? बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। और जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो क्या करते हैं? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन की वजह से ही तो जो क्या नाम है, ये ओशियन है, उन्हें कार्बन सिंक कहा जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एटमॉस्फेरिक कार्बन को क्या कर रहे हैं, वो एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्लास्टिक को ये कहां पर लेकर जाती है? प्रशांत महासागर में। एक और लिखो इसी में, लिखो, होंग हो
हर बात में ए, पागल पागल हो क्या? HAUNG, HAUNG स्पेस लिखना है, स्पेस HO लिख लिया, स्पेस लिख लिया, प्लस लिख लिया था ना, लिखो होंग हो रिवर। एक्चुअल में यहां एक विंड बहती है जिसका नाम है, विंड का नाम है काराबुरान, बताया होगा शायद मैंने। काराबुरान विंड क्या करती है? अपने साथ धूल के कणों को उठाकर लाके नदी में डिपॉजिट कर देती है। बता चुका हूं पूरा, तो लिख दो फिर क्या इसको, सौरो ऑफ चाइना। सौरो ऑफ चाइना, चीन का शोक कहा जाता है, चीन का शोक कहा जाता है। बाढ़ बहुत आती है इसमें। किसी भी नदी को शोक कब कहा जाता है? या तो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो, या फिर मोस्ट प्रोबेबली बाढ़ के चक्कर में ही कहा जाता है। आगे लिखो अब, चाइना में और क्या खास है? होंगो रिवर हो गई, और ये आपका हो ही गया। ठीक है, हेडिंग डालो, सऊदी अरेबिया। चाइना में? किसने बताया? ऐसी बात पूछते ही नहीं है, चीन में कोई वॉल्केनो नहीं है। सऊदी अरेबिया, अरेबियन पेनिनसुला सुना है? सुना है? आ रहा है कुछ पहचान में? बात नहीं भाई, देखो इधर तो ये अफ्रीका है ही है, इधर ये रेड सी हो गया, और इधर गल्फ ऑफ ओमान से इधर की अगर हम बात करेंगे तो यहीं पे अपनी इंडिया की भी शुरुआत हो जाती है, थोड़ा आगे जाके। अब यहां पे आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा अरेबियन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। ठीक है, इसी को अरेबियन पेनिनसुला कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पेनिनसुला है, मैंने एक वन लाइनर पॉइंट में लिखाया भी था आपको। अब इस पे अगर हम बात करेंगे तो जो सबसे बड़ा कंट्री है वो कौन सा है? सबसे बड़ा कंट्री यहां पे ये वाला है, सऊदी अरेबिया। ठीक है, लिखो इसको, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, किसके लिए जाना जाता है ये? पेट्रोलियम के लिए। यहां के लोगों को क्या कहा जाता है? शेख। भाई साहब रॉयल जिंदगी है एकदम। देखा नहीं वीडियो वगैरह आती रहती है, वो टाइगर वाइगर से तो ऐसे लेके घूमते हैं, और गेटअप देखा कैसे, बिल्कुल घुटनों तक का पूरा, वो सिर पे वो ऐसा वो बांध बूंद के। और जबकि पूरे के पूरे पेनिनसुला पे कोई सीजन, कोई पेरेनियल रिवर नहीं है, फर्टाइल सॉइल नहीं है, जिंदगी किसके दम पे कट रही है? पेट्रोलियम के दम पे। हालांकि गोल्ड भी है वहां। क्या हुआ? पेट्रोलियम में ऐसा क्या इतनी हंसी आ गई?
पेट्रोलियम के दम पे सब कुछ वहां पे चल रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला जो कंट्री है वो सऊदी अरेबिया है। ओपेक नाम आपने सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। तो ओपेक कंट्री का जो ग्रुप है उनमें सबसे पावरफुल सऊदी अरेबिया है। हालांकि सबसे ज्यादा पेट्रोलियम की रिजर्व कहां मौजूद है? सऊदी अरेबिया में नहीं है, वेनेजुएला में, लिखाया है मैंने, वेनेजुएला में। लेकिन वो लोग अभी बेच नहीं रहे, और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे उतर रही है गवर्नमेंट। उससे फायदा है नुकसान? एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, नॉर्वे में इलेक्ट्रिक व्हीकल पे उतर आए सारे लोग। अब कंडीशन ये होगी कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कम होगी, क्योंकि उसको चार्ज करने के लिए लोड ज्यादा बढ़ गया। क्या चीज? जनरेटर से गाड़ी चार्ज करेंगे? लिखो, चलो लिखो। सऊदी अरेबिया लार्जेस्ट कंट्री है पेनिनसुला का, लिखो। यहां पे सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, हाई प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ पेट्रोलियम, हाई प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ पेट्रोलियम। और लिखो इसी में, देखो बोर्ड पे, देखो इधर, यहां एक माउंटेन है, इसका नाम है असीर। एक माउंटेन है यहां पे हैजाज, एजाज नहीं, हैजाज। असीर और हैजाज माउंटेन के बीच में यहां पे सोने के बृहद भंडार पाए जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है क्रैडल ऑफ गोल्ड। ठीक है, लिखो इस बात को, लिखो असीर माउंटेन एंड हैजाज माउंटेन। असीर माउंटेन और हैजाज माउंटेन लोकेटेड इन सऊदी अरेबिया। असीर पर्वत और हैजाज पर्वत, असीर पर्वत और हैजाज पर्वत कहां पर हैं? सऊदी अरेबिया में है। लिखो बिटवीन दीज माउंटेन, या बिटवीन दीज माउंटेन रिजर्व ऑफ गोल्ड फाउंड, रिजर्व ऑफ गोल्ड फाउंड। इन पर्वतों के मध्य में, इन पर्वतों के मध्य में क्या पाए जाते हैं? सोने के भंडार हैं, खूब भर भर के। दुबई कहां पड़ता है? सऊदी अरेबिया में या यूएई में? ये तो पता होगा तुम्हें। अच्छा, सबसे ज्यादा जो इस टाइम पे मजे ले रहे हैं ना, वो ले रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। हाँ, वो हर जगह से उनको पैसा मिल रहा है, प्रमोशन का, बैटिंग ऐप, ये दुनिया भर का ट्रम सट्रम। मतलब आपने देखा ही होगा कि थोड़ा बहुत भी अगर किसी का नाम होगा तो पीछे बुर्ज खलीफा जरूर होगा उसके पोस्ट पे। हाँ, आराम से रॉयल जिंदगी चल रही है भाई साहब, और इतना बड़ा ट्रेंड आया है। और इसके पीछे कारण है भारत में 140 करोड़ जनसंख्या। हाँ, चक्कर क्या, वीडियो पे व्यूज कैसे आते? मैंने शायद बताया भी था, मेरे वहां पे यूपी में जहां रहता हूं मैं, वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो दोपहर को लेबर जो है रेस्ट करती है, खाना खाने के बाद में वो रील क्या देख रही है कि एलविश यादव लंदन में है ना, वो कंट्रोवर्सी हो गई, एजाज खान गालियां दे रहा है। मैंने कहा एक आध दो होगा उसमें, और एक मतलब अंकल टाइप के थे, वो भी बड़ा गौर से बैठ के वीडियो देख रहे हैं। उसका फायदा किसको मिल रहा है? जिसकी वीडियो उसके तो व्यूज जा ही रहे हैं। तो हाँ, सही कह रहा है तू, लड़ ले तू, तेरा फैसला कराएगा वो। लिख दिया ये, यहां सोने के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखो एक और पॉइंट, परमानेंट रिवर नॉट फाउंड, परमानेंट रिवर नॉट फाउंड। यहां पे कोई भी परमानेंट या स्थायी नदी नहीं है।
कोई भी स्थायी नदी यहां पे नहीं है। बाकी सब यहां ठीक है, पानी की दिक्कत है। पेट्रोल खुद थोड़ी पी लेंगे, पानी की कमी है। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? अरे नहीं, आप आगे आओगे तो जगह ही जगह। जगह वहां नहीं है ना जहां आप चाह रहे हो। 5-6 लोग पीछे से उठ के आगे आ जाओ, भाई को जगह दो। हाँ हाँ। स्वागत करवाऊं तालियों से? थैंक यू तो बोल दे इनको, खड़े होके बोल। लिखो भाई, यहां पे डेजर्ट है, डेजर्ट है यहां पे। नाम लिखोगे? लिखो। नहीं लिखोगे? मत लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो। मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो, कोई लिख रहे हो? लिखो, 80% पार्ट ऑफ द कंट्री, 80% पार्ट ऑफ द कंट्री इज कवर्ड बाई डेजर्ट। महाद्वीप का 80% भाग 80% भाग डेजर्ट से घिरा हुआ है, डेजर्ट से घिरा हुआ है। नेक्स्ट लिखो, राव अल खाली, एक है, लिखो लिखो, RAB, राव, फिर छोटा सा डैश लगा के आगे लिखो, राव अल खाली। राव अल खाली नाफूद। कौन है इतना खिलखिला रहा है? क्या है? अभी क्वेश्चन पूछने बैठ जाऊंगा। ईरान में डेजर्ट कौन सा? एक दस्त ए कबीर। क्या पता नहीं कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के नाम लाए। लिख दिया ये? मरुस्थल के नाम है भाई साहब। आगे लिखो, यमन कंट्री के बारे में लिखो, हेयर मॉइस्ट क्लाइमेट फाउंड, हेयर मॉइस्ट क्लाइमेट फाउंड। यहां पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है, यहां पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है क्योंकि हेलो, हेयर मॉइस्ट क्लाइमेट फाउंड
यहां आर्द्र जलवायु पाई जाती है, क्यों? क्योंकि यहां इधर साइड से थोड़ी बहुत रेनफॉल हो जाती है। आगे लिखो इसी में, माउंटेनियस कंट्री है, पर्वतीय देश है, पर्वतीय देश है। यहां पे उत्पादन किस चीज का होगा? सऊदी अरेबिया में किस चीज का उत्पादन होगा? गेहूं, धान, ज्वार, मक्का, तो तेल। मैं बोल दूंगा कुछ अभी। खजूर। हाँ वही डेट। तू कौन सी डेट समझ रहा है? लिखो, खजूर, सिंघाड़े। हाँ सिंघाड़े। खजूर का उत्पादन होता है। यहां पे ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है, यमन में। यमन में लिखो, ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। बहुत है, इतना कर लो। हेडिंग डालो अब, रसिया। लिखो, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट, बातें मत करो यार, क्यों इरिटेट कर रहे हो? लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है। इट एग्जिस्ट इन 2 कॉन्टिनेंट्स। इट एग्जिस्ट इन 2 कॉन्टिनेंट। यह 2 द्वीपों में फैला है, 2 उसमें महाद्वीप में, 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन डिवाइड इट इन 2 कॉन्टिनेंट्स। यूराल माउंटेन डिवाइड इट इन 2 कॉन्टिनेंट्स। यूराल पर्वत इसे 2 भागों में विभाजित करता है, 2 महाद्वीपों में विभाजित करता है। यहां पे एक रेलवे लाइन है जो सबसे ज्यादा फेमस है, जानी जाती है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। और कहां से कहां तक है वो? सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टोक तक फैली हुई है, जो ट्रांस साइबेरियन लाइन है। और इसकी जो लेंथ है वो है 9289 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। और हमारे भारत में, भारत में असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक कौन सी ट्रेन चलती है उस पे? विवेक एक्सप्रेस। लिखो लिखो, यही उम्मीद थी तुमसे। ये मतलब क्या कुछ अलग ही प्रकार की खुशी होती है ऐसे करने में, करने में। लिखो, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। 9289 किलोमीटर। कहां से कहां तक है ये? सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टोक। और लिखो, लिख दिया ये? यहां विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल। यहां विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल है। वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक बैकाल। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लीना। लीना, LEENA।
लीना रिवर इज लॉन्गेस्ट रिवर। लीना नदी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और लिखो बर्खोयांस्क। बर्खोयांस्क, बर्खोयांस्क की अगर हम बात करेंगे तो ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान है और यहां का टेम्परेचर कितना रहता है? -47 या कुछ और है? 200 डिग्री। तो -69 डिग्री। बर्खोयांस्क विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। लिख दिया? बहुत है, और क्या लिखोगे इसमें? हेडिंग डालो सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम कॉन्टिनेंट सारे हो गए ना? मैं पूछ रहा हूं कॉन्टिनेंट सारे कंप्लीट हो गए? 7 कॉन्टिनेंट है। एक बार नोट्स दिखाओ मुझे कंप्लीट जिसके हैं। आपके कंप्लीट हैं? इंडियन ज्योग्राफी इसी में? वही तो मैं कह रहा, मैंने क्या किसी के पास ऐसे हैं जिसपे इंडियन वर्ल्ड दोनों कंप्लीट हो? क्या चीज? इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थ? अच्छा, कोई यहां से स्टार्ट है। बाकी कहां है? इतनी भारी तो कॉपी बना ली है। क्यों भाई? एटमॉस्फेयर मतलब क्लाइमेटोलॉजी वाली यूनिट आपकी कंप्लीट करा दी मैंने। एटमॉस्फेयर, विंड वगैरह ये सारे पढ़ा दिए ना। और प्रेशर बेल्ट ये भी हो गया। उसके बाद में फिर ओशियन करा दिए। ओशियन वो रखे। डैम में चिनवा दूंगा तुझे। कॉन्टिनेंट भी हो गए। अब सोलर सिस्टम बचा हुआ है बस। सोलर सिस्टम और वो डैम, वो सोलर सिस्टम में ही आएंगे। क्या? बायोस्फीयर रिजर्व? अबे वो एनवायरमेंट होता है, ज्योग्राफी थोड़ी है वो। पढ़ोगे बायोस्फीयर रिजर्व? अरे वो अपने आप तैयार कर लियोगे। यस सर। और भी सब्जेक्ट है। क्या रही है? बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ाएंगे। हंसते क्यों बायोलॉजी के नाम पे? रिप्रोडक्शन के नाम पे? तो सब्जेक्ट के नाम पे बायो कहने मतलब एक हंसी होती है ना तुम्हारे चेहरे पे, वो कि बायो रह गई है अभी। कमाल है यार, बूढ़े होते जा रहे हो, शर्म आनी रही। हाँ भैया, कोपेन क्लासिफिकेशन ढूंढ ढूंढ के टॉपिक लेके आओ। वो टाइम अलग था कि टीचर ने बोला हेडिंग डालो रिप्रोडक्शन, वो ऐसे करके हंस रहे हैं। नाम में हंसी आ रही है, क्या मतलब है यार दुनियादारी से। सोलर सिस्टम पढ़ लो अभी। कोपेन क्लासिफिकेशन 15 मिनट का टॉपिक है, मैं बता दूंगा।
और उसे खुद भी कर सकते हो। उसमें क्या है, कोडिंग है एक तरह से। शांत हो जाओ भाई। को पिन क्लासिफिकेशन में कोडिंग है, ए से ये रिप्रेजेंट होना है, बी से ये, सी से ये, ठीक है। उस स्थान की जैसी क्लाइमेट है उठा के वही कोड वहां पे लगाने। तो आध पौन घंटे का टॉपिक है, करा देंगे, उसके भी करा देंगे, परेशान मत हो। सोलर सिस्टम कर लो अभी, हेडिंग डालो ग्लोब, वो सॉरी सोलर सिस्टम, या कॉस्मोस हेडिंग डालो, ज्यादा ठीक रहेगा। कॉस्मोस, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। कॉस्मोस, क्या चीज, कहां से हैं आप, उतारना क्यों है? अरुण सर ने बोला है। कॉस्मोस, वहां पीछे तक आवाज जा रही थी मेरी। पड़ोसी बड़ा परेशान रहते हो क्या तुमसे? क्या करवा दो? पता नहीं यार, क्या ज्यादा फ्री हो रहे हो हैं? Cosmos is the combination of celestial bodies, space and energy. ब्रह्मांड, आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड, अंतरिक्ष और ऊर्जा का संयोग है। अब समझ लो इसे थोड़ा। सेलेस्टियल बॉडी प्लस स्पेस प्लस एनर्जी, ये हो गया जी आकाशीय पिंड। अब आकाशीय पिंड का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो सभी नेचुरल बॉडीज जो आसमान में है और जिनका क्रिएटर नेचर है, ठीक है। ऑल नेचुरल बॉडीज लोकेटेड इन स्काई। आसमान में स्थित आकाशीय पिंड या आसमान में स्थित प्राकृतिक पिंड। ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे क्या आ सकता है, ध्यान से सुनना। देखो, प्लैनेट और प्लैनेट के सैटेलाइट, ठीक है, समझ लो पहले। प्लैनेट और प्लैनेट के सैटेलाइट, और इसी में फिर एक स्टार आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सन। इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सोलर सिस्टम।
मतलब ये एक तारे का परिवार है, इसे सौर परिवार भी कहा जाता है। अब ब्रह्मांड में तो ऐसे अरबों खरबों तारे हैं, तो फिर ग्रुप ऑफ स्टार क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ स्टार, लेकिन कंडीशन है जो एक सेंटर के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा हो, ग्रुप ऑफ स्टार कहलाता है गैलेक्सी। और ग्रुप ऑफ गैलेक्सी क्लस्टर। ये कहलाता है आकाशीय पुंज, और इसे कहा जाता है आकाश गंगा। मेरा कहने का मतलब यह कि जितने मैंने यहां पे नाम लिख रखे हैं सभी किस कैटेगरी में आते हैं? आकाशीय पिंड की कैटेगरी में आते हैं। और इन सब का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? कॉस्मोस, यानी एवरीथिंग एग्जिस्ट इन द कॉस्मोस। जो कुछ भी है सब कुछ कॉस्मोस के अंतर्गत आता है। अब बात यह है कि इसका अध्ययन कैसे किया जाए। 140 एडी की बात है, 140 ईस्वी की बात है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टॉलमी। टॉलमी ने कहा, बेसिकली ये फिलोसोफर थे, टॉलमी ने कहा कि भाई लोगों से पूछा कि एक बात बताओ यार, सूर्य पूरब में निकलता है? बोले हाँ, सुबह सुबह इधर होता है, उसके बाद में फिर शाम को, मतलब दोपहर में यहां पे होता है सूर्य, शाम को इधर होता है। तो गति कौन कर रहा है, पृथ्वी या सूर्य? मैं जो पूछ रहा हूं बस उतना बताओ, साइंटिस्ट मत बनो। सूर्य जो है यहां पे, भाई हमें प्रैक्टिकली कभी ये फील हुआ कि हमारी पृथ्वी गति कर रही है? नहीं हुआ ना। सूर्य हमें कहां पे दिखाई देता है? पूरब में। 2 घंटे बाद फिर ऊपर और ऊपर, फिर लास्ट में ऐसे गया। तो उन्होंने कहा कि गति कौन कर रहा है? सूर्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि फिर ये सिस्टम है कि हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में सेंटर पे तो सन क्या नाम है, सेंटर पे अर्थ है, और सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। और उस टाइम की बात है 140 एडी की। रिसोर्स के अकॉर्डिंग जितना उन्होंने बता पाए, कुछ गलत भी नहीं बताया उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन बाद में जब नंबर ऑफ रिसर्च लगातार हुई तो एक और व्यक्ति निकल कर आए जिनका नाम था कॉपरनिकस। एक्चुअल में टॉलमी ने जो अपने बात रखी थी उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है, और उसे एक नाम दिया गया था जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस। जियो का मतलब अर्थ, और सेंट्रिक का मतलब अर्थ सेंटर पे है, और चक्कर कौन लगा रहा है? सूर्य। 140 ईस्वी के बाद 1543 में कॉपरनिकस नाम का व्यक्ति आए। फिर उन्होंने कहा जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस नहीं है, हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस है। दैट मीन सन सेंटर पे है और पृथ्वी चक्कर लगा रही है। अब इसमें से सही कौन सी हुई, कॉपरनिकस या टॉलमी? कॉपरनिकस भी गलत थे। कॉपरनिकस ने कहा कि सन सेंटर पे स्थिर अवस्था में है, लेकिन बाद में पता चला कि स्थिर सूर्य भी नहीं है, सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। आगे बात समझ में? यानी कि ये हमारी कोई गैलेक्सी है, ऐसे यूं है गैलेक्सी, ऐसे ही तो दिखाते हैं स्पाइरल शेप में। अगर ये गैलेक्सी का सेंटर है तो इस गैलेक्सी के सेंटर की चारों तरफ परिक्रमा कौन करेगा? फिर सूर्य करेगा। और फिर इस सूर्य की परिक्रमा कौन करेंगे? प्लेनेट करेंगे। ये सिस्टम चला रहा है। ठीक है, ये पूरा नोट करो, फिर मैं आगे लिखाता हूं आपको। अच्छी खासी पहले क्लास चलती थी पूरे मुखर्जी नगर में, भाई साहब ऐसी हैतोवा मची है, कभी यहां इस हॉल में, कभी वहां पे, कभी कोई आ रहा है। और दरअसल में हुआ भी इसलिए, दो बड़ी घटनाएं हो गई ना। उससे लास्ट ईयर संस्कृत आईएएस में आग लगी थी, वहां पे भी तो कुछ बच्चों जल गए थे, और अब ये हो ही गया, ये बच्चे पानी में डूब गए।
क्या चीज? नहीं, इस चीज को आपको समझना होगा, कोई हमें कोई मजा थोड़ी आ रहा है बार बार अरेंज करने में। भाई नहीं चलने दे रहे तो क्या किया जाए। लेकिन हाँ, अब ये कि अब कोशिश पूरी है कि कॉमर्शियल बिल्डिंग हो जहां पे किसी का कोई इन्फ्लुएंस ना हो। भाई हमें भी तो दिक्कत होती है ना, पूरा सेटअप सब उखाड़ना उखाड़ना सब वहां पे तैयार करना। लिखो आगे। नोट हो गया? लिखो, स्टडी ऑफ कॉस्मोस। बाहर आदेश होगा, मिनिस्टर। बोर्ड कहां रखा जाएगा? उसे खुद कुछ नहीं पता कहाँ है वो। एक बार अभिषेक सर 3 घंटे की क्लास लेके गए। नहीं, लाइव क्लास लेके गए और मिनिस्टर ने रिकॉर्डिंग ही गायब कर दी। और एक बार सर को कहीं जाना था बाहर, तो उन्होंने मैथ की क्लास की रिकॉर्डिंग कर दी। उन्होंने कहा कि एक बार दिखा दे मुझे। और मिनिस्टर ऐसे बोले, कहाँ है वीडियो? अरे यहीं था। वीडियो गायब कर दी। स्टडी ऑफ कॉस्मोस। स्टडी ऑफ कॉस्मोस, ब्रह्मांड का अध्ययन। ब्रह्मांड का अध्ययन। ब्रह्मांड का अध्ययन किसने स्टार्ट किया? स्टार्टेड बाई टॉलमी। पी से शुरू है इसकी स्पेलिंग। पी से शुरू है। कहां की बोला रखने को? पूछ लिया फोन करके? किससे पूछा? फिलहाल यहीं पे हो रहा है, बाद में कहीं और होगा। स्टार्टेड बाई टॉलमी इन 140 एडी। इन 140 एडी। आगे लिखो। अकॉर्डिंग टू टॉलमी, अकॉर्डिंग टू टॉलमी, क्या कहा टॉलमी ने? अर्थ इज एट सेंटर, अर्थ इज एट सेंटर एंड सन इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। सूर्य केंद्र पर स्थिर है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। हाँ, समझ गए ना तुम? सूर्य केंद्र पर स्थिर है, सूर्य केंद्र पर सही कह रहे हो। लिखो, पृथ्वी केंद्र पर स्थिर है, सूर्य परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, हेलियोसेंट्रिक। क्या?
हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, सूर्य केंद्रीय अभिधारणा, हेलियोसेंट्रिक नेक्स्ट हेडिंग डालने को बोला है भाई, जियोसेंट्रिक कंप्लीट हो गई, सन इज एट सेंटर, सन इज एट सेंटर, क्या हो गया? क्या चीज? सर छूट गया है तो लिखिएगा, बाद में लिखिएगा। ओके, हेलियोसेंट्रिक में सन इज एट सेंटर एंड अर्थ रिवॉल्विंग। सूर्य केंद्र पर है और पृथ्वी चक्कर लगा रही है। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है? बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी जो है वो इस बात को क्लेम करती है कि पूरे के पूरे कॉस्मोस का जो फॉर्मेशन हुआ है वो आफ्टर एक्सप्लोजन हुआ है, एक बड़ा विस्फोट हुआ, उसके बाद ये सब कुछ कायनात बनी हुई है। लिखो, फॉर्मेशन ऑफ या ओरिजिन ऑफ कॉस्मोस, ओरिजिन ऑफ कॉस्मोस, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तुम्हारा सिलेबस इसी हॉल में कंप्लीट करा देंगे, है ना, हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ कॉस्मोस, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। क्या चीज? लिखो, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी is most accepted theory related to the cosmos formation. Big Bang theory is most accepted theory related to formation of cosmos. बिग बैंग का सिद्धांत, बिग बैंग का सिद्धांत बिग बैंग का सिद्धांत, तुम्हारी क्लास कितने बजे तक है? 12 बजे तक है। 12:45 से तो मेरी ऑनलाइन उधर जाना है। ठीक है। बिग बैंग या महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत है, सर्वमान्य सिद्धांत है। ठीक है, सर्वमान्य सिद्धांत है। कब और किसने दिया था यह सिद्धांत? 1967, 1967। और जो इस सिद्धांत को सजेस्ट करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था लेमेंटर, जॉर्ज लेमेंटर। सुन लो इसको, क्या था पूरे सिद्धांत में। इस सिद्धांत में यह कहा गया था कि जो शुरुआत में पूरे के पूरे कॉस्मोस का जो टोटल मास था, संपूर्ण द्रव्यमान जो था, वो एक सिंगल पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट था। और उस सिंगल पॉइंट पर जब ये पूरा का पूरा ऑल मास ऑफ द कॉस्मोस वाज कॉन्सेंट्रेट, तो इस पॉइंट को नाम दिया गया था सिंगुलैरिटी, और हिंदी में कहा गया था इसको विलक्षणता। आगे फिर यह कहा गया इसके बारे में कि धीरे धीरे इसकी ना डेंसिटी इंक्रीज होना शुरू हुई, और जब ये बहुत ज्यादा हाई डेंस हो गया तो डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण एक दिन इसमें विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के बाद में मटेरियल पूरी तरह से फैल गया, मतलब एक्सपेंशन हुआ। और एक्सपेंशन होने के बाद में उसमें से कुछ मटेरियल ऐसा था जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होना स्टार्ट हो गया, तो वो तो स्टार में बदल गया।
जो मेटेरियल ऐसा था धीरे धीरे उसकी कूलिंग लगातार होती चली गई, वो प्लेनेट में कन्वर्ट हो गया। बहुत हद तक देखो ये पूरा का पूरा रहस्य बना हुआ है कि ये सब कुछ कैसे बना क्या है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, जो स्विट्जरलैंड के जेनोवा में हुआ था, महामशीन प्रयोग। तो उन्होंने क्या किया था, साइंटिस्ट ने जमीन के अंदर एक टनल बनाकर सेम प्रोसेस पे जो उनके माइंड में आया कि भाई बिग बैंग ऐसे हुआ होगा, उसी को वहां पे रिपीट करने की कोशिश की लेबोरेटरी में। प्रोटॉन की बॉम्बरिंग कराई थी वहां पे, प्रोटॉन की बमबारी कराई गई वहां पे। उससे फिर सेम उनको वही एक पार्टिकल मिला जिसकी उनको उम्मीद थी, और उस पार्टिकल का नाम रखा गया था हिग्स बोसोन। अगर आपने पढ़ा हो तो हिग्स बोसोन की वहीं पे उसी टाइम पे खोज हुई थी। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि बिग बैंग को इसलिए मोस्ट एक्सेप्टेड माना गया है क्योंकि ये लेबोरेटरी में प्रूव भी किया जा चुका है कि बिग बैंग की जब घटना हुई थी तो उससे एक यूनिक पार्टिकल जो है वो डिस्कवर हुआ था। लिखो इस बात को, लिखो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, ये पॉइंट लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अगले पॉइंट में लिखो